अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी और ये है पीटीवी से वॉइस ऑफ ओवरसीज़। व्यूअर्स, दुनिया में 100 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जो बैरून मुल्क रहने वाले अपने शहरियों को किसी न किसी तरह वोट देने का हक देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का हक मौजूदा हुकूमत का एक ऐसा कदम है जिसको हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। अपोजिशन की तरफ से शदीद एतराज़ात आए, बिल की मुखालफत की गई, उसकी मंजूरी में ताख़ीर के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। एतराज़ात ये थे कि बैरून मुल्क बैठा शख्स कैसे अपने मसाइल का हल जान सकता है और उनके मसले क्या हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। इस सब के बावजूद इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 84 में तरमीम करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके ख़ानदान यहाँ पर हैं, दोस्त अहबाब यहाँ पर हैं और उनमें से उनकी बहुत सी तादाद ऐसी भी है जो ख़ुद यहाँ आते जाते रहते हैं। वो कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। गुज़रते वक्त और हुकूमत पर बढ़ते एतमाद की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इजाफा भी दिखने को मिला है। सो क्यों ना उनको वोट डालने का हक दिया जाए। आज का प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर ही तरतीब दिया गया है। कोशिश करेंगे हम कि इस प्रोसेस पर तफसील से बात करें, इससे जुड़ी हर क्यूरी को हम डिस्कस करेंगे और उनके सवालात और उनके जवाबात ढूंढेंगे। और इस सब में हमारे साथ न्यूयॉर्क में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जिया निगार अमजद नवाज साहब। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक अरशद, एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब, और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद कयूम साहब, और टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, एक रिपोर्ट देखते हैं। 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते तो दुनिया के दीगर ममालिक में हैं, मगर इनके दिल धड़कते पाकिस्तान में हैं। इनका जज्बा हुब्बुल वतनी किसी भी शक व शुबे से बालातर है। जब भी मुल्क के अजीज़ पर मुश्किल वक्त आन पड़ा, वो बेख्तियार तड़प उठे। कभी तरसीलाते ज़र से मुल्क की मईशत को मुश्किल से निकालते हैं, तो कभी दयारे गैर में अपने मुल्क का रोशन चेहरा बन जाते हैं। माजी की हुकूमतों ने अपने मोहसिनों को सिर्फ तिफल तसलियां दी, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हुकूमत अमली इक़दामात से अपने मोहसिनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी और काविशों की बदौलत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल चुका है। ये जहां हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ भी। मैं सबसे पहले जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनको वोटिंग का राइट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कि वो इसको अपनी जमा में पहनाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि जिन्होंने समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस अमल को जल्द अज जल्द काबिल अमल बनाए। शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का, जिन्होंने ओवरसीज़ को वोटिंग राइट्स का बिल मंजूर करवा के एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, और हमें यकीन है कि इस पर बहुत जल्द अमल दरामद भी शुरू होगा, जिसका ओवरसीज़ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ को वोट का हक दिया है, उसके बड़े मशकूर हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस पर भी अमल दरामद होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। राइट ऑफ वोट जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाए तकमील तक पहुंचा, हम तमाम पाकिस्तानी, यहाँ के तमाम बहनें इस राइट ऑफ वोट को लेके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत वक्त के, और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसके लिए अनथक मेहनत की। पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे न सिर्फ वो बराह रास्त अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव कर सकेंगे, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी, जो मुल्की वक़ार में इजाफे का बायस होगा। As you are standing behind Imran Khan is standing behind you. What we have done for overseas Pakistanis, no other government has even thought of doing that. Especially the labor class who was suffering in other countries, now they can feel that the embassies are working for them, and all ambassadors have standing instructions, all embassies have standing instructions that they will remain on the job only if
overseas Pakistanis are satisfied with their performance. व्यूअर्स, रिपोर्ट आपने देख ली। इससे पहले कि ये तरमीम क्या है, वोट डालने का बेहतर तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट डालेंगे, क्या मुश्किलात आएंगी, क्या हल होगा, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमजद नवाज साहब से जानते हैं कि अमजद साहब बताइए कि इस बिल की मंजूरी और को ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे देखते हैं और वो क्यों इस सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे पहले तो हम लोग इस बिल की मंजूरी से इंतहाई खुश हैं। पूरी दुनिया में मुकीम जो लोग हैं, उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी उस मुल्क के निजाम को बेहतर बनाना चाहते हैं और जिस मुल्क के साथ में वो रहते थे वो यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनके दिल वहीं पे धड़कते हैं। वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, मिडल ईस्ट में हो, कहीं पे भी हो। और उसकी एक वजह है, एक बड़ी बुनियादी उसकी वजह ये है कि हर 4-5 साल के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और मुल्क की तकदीर जो है बिरयानी की प्लेटों और परमिटों के लिफाफों में डाल के बेच दी जाती है। और पाकिस्तान का निजाम जो है वो ऐसा करप्शन का शिकार है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग राइट की बात करते हैं तो वो जाती मफाद में बात नहीं करते हैं। उनका मकसद ये है कि वो जो महज़ब दुनिया में, डेवलप वर्ल्ड में रहते हैं, वहां पे सारा कुछ देखते हैं। ये इसी तरह है कि जब कोई गरीब आदमी किसी के अमीर आदमी के घर को देखता है और तो उसकी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसी ही सहूलतें मिलनी चाहिए। बैन ही ऐसी हमारी भी यही ख्वाहिशात हैं। हम भी चाहते हैं कि जो डेवलप वर्ल्ड है, जहां पे तरक्की हुई है, जहां पे सियासतदान जो हैं वो ईमानदारी और काम के बेस पे आगे आए हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसा हो ताकि उस मुल्क में तरक्की हो। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इस निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसमें किसी की कोई जाती ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई इसका जाती कोई एजेंडा है। हम लोग तो जो है मुल्क में कोई साल के बाद आता है, कुछ 6 महीने के बाद, और कई लोग ऐसे हैं कि साल हर साल से नहीं गए हैं, लेकिन वो गहरी नजर रखते हैं, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हर वक्त उनकी यही ख्वाहिश होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनसे जब ये पूछें कि भाई आप कितनी देर, तो उनको बहुत देर हो गई हुई, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ देम जो लोग हैं वो अपना घर भी बेचा है, बाकी भी चीजें, लेकिन कंसर्न इतने हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। 90 लाख से जायद पाकिस्तानी बाहर मुकीम हैं और किन मुल्कों में ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं, और ये बताएं कि यहाँ से कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा वहाँ बाहर रहते हैं। 2014 में अमेरिका में जो है हम लोगों ने मिल के एक पटिशन फाइल की। दाऊद गजनवी साहब जो यहाँ मौजूद हैं ये बताएंगे, और बाकी भी मुल्क यहाँ पे तंजीमें जो है, जो पीटीआई यूएसए है, ओवरसीज फोरम है और तंजीमें हैं दुनिया में, इन सब लोगों ने जद्दोजहद की इसके लिए बहुत, और कोशिश की कि ये बिल मंजूर हो। तो इस बिल की हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत है। अब आते हैं, आपका जो सवाल आपने किया है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 90 लाख या 1 करोड़ के करीब हम ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें 50 लाख के करीब मिडल ईस्ट में हैं और 12 लाख जो है वो यूके में हैं और 6 से 8 लाख जो है बाकी रेस्ट ऑफ द यूरोप में हैं। फिर 15 लाख जो है नॉर्थ अमेरिका में, 10 लाख के करीब अमेरिका और 5 लाख कनाडा, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है 1 लाख के करीब है। यूरोप के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, 1.5 लाख 2 लाख यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो चाइना में भी तकरीबन जो है वो 75 हजार से लेके 1 लाख लोग आ गए हैं। दुनिया में ये छठी नेशन है जो ओवरसीज डायस्पोरा है पाकिस्तानी का। सबसे ज्यादा जो है वो लोग, ये तकरीबन कह लीजिए कि 20 अजला हैं, जिनमें 60% हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जिक्र करें तो लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, जेहलम, अटक, डेरा गाजी खान, पेशावर, सवाबी, मुल्तान, स्वात, सरगोदा, नारवाल और इस्लामाबाद। ये वो जिले हैं जिनमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 50 से 60 लाख वोट यहाँ पे मौजूद है। तो ये लोग जब इनका ये वोट इसमें पड़ेगा तो यहाँ पे इन अजला में तकरीबन जो है कौमी असम्बली की 91-92 सीट्स हैं। तो ये वो 60% है जो 91 सीट्स जो हैं इनसे डायरेक्टली अफेक्ट होगी। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं बड़े मार्जिन से जिनके फैसले हुए हैं वो अफेक्ट होंगी।
और इसी तरह जो रेस्ट ऑफ द 40% है वो दूसरी जगहों पे उनका जो है वो उसी तरीके से असरअंदाज होगी। यही बात मैं स्टूडियो में मौजूद एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब फारूक अरशद साहब से भी पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो भाई आपकी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने ये बिल मंजूर कराया अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद। आप ये बताएं क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से PTI क्या ले जाएगी? इमरान खान की गवर्नमेंट के आने में भी एक्चुअली ओवरसीज़ का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इमरान खान वो पर्सनालिटी थे जो पूरी दुनिया में डायस्पोरा जो पाकिस्तानियों का है उसमें बहुत पॉपुलर थे, और इसलिए पॉपुलर थे कि ये एक ईमानदार आदमी थे, एक मेरिट की बात करते थे। तो खान साहब की कमिटमेंट थी कि ओवरसीज़ को उनके वोटिंग का राइट देना है, तो उन्होंने सब मुश्किल हालात के बावजूद, अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद इस चीज़ को मैनेज किया, और अब माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन में मोस्ट लाइकली ओवरसीज़ वोटिंग देंगे। तो बेनिफिट होगा, ये देख रहे हैं। देखिए बेनिफिट पार्टी को तो होगा ही, लेकिन असल में बेनिफिट मुल्क का है। हम मुल्क की बात करते हैं। इस मुल्क की जो टोटल इनकम है पाकिस्तान की, पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $30 बिलियन पाकिस्तान में भेजते हैं। अभी हम IMF से $6 बिलियन लेने के लिए, आपको पता है कि उनकी कितनी शर्तें शराइत होती हैं और कितनी मुश्किलों से मिलते हैं। तो ये हमारे प्यारे पाकिस्तानी डायस्पोरा के $30 बिलियन पर एनम एवरी ईयर भेजते हैं, एक साल नहीं। तो इनको वोटिंग राइट मेरे ख्याल में और हमारी पार्टी के ख्याल में ये बहुत ज्यादती थी जो पहले इनको वोटिंग राइट नहीं दिया हुआ था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, और हमारी पार्टी ये सोच रही है कि हम इनको इलेक्शन लड़ने का भी राइट देंगे। ना सिर्फ वोटिंग राइट, बल्कि इनका हक है कि इनको इलेक्शन लड़ने का राइट भी दिया जाए। ये मुल्क की इकानमी में रोल प्ले कर रहे हैं, ये मुल्क में बेहतर लीडरशिप लाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और डेफिनेटली इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, और 90 लाख वोटर जब पाकिस्तान में अपना वोट डालेगा, हमारा असल चैलेंज ये है कि हम इनका वोट डलवाने में कामयाब हो जाएं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, उसके लिए गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है। वो मैं आपसे बिल्कुल मैं उससे पूछूंगी भी सही। तो जुम साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत के इस कदम से क्या पाकिस्तान के लिए कितना अहम होगा? ये देखिए कि जिस तरह फारूक अरशद साहब बात कर रहे थे कि हमारी जो इकानमी है पाकिस्तान की इस वक्त, अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तरसीलात ज़र हैं, जो पिछले माली साल के दौरान $30 अरब तक पहुंच गई थी, और जो रवा माली साल है उसके जो अब तक अदाद-ओ-शुमार आए हैं वो पहले 7 माह के दौरान जो है वो $18 अरब जो हैं अब वो एक्सीड कर चुकी है, और उम्मीद है कि माली साल के इख्तिताम तक जो है अब ये $35 अरब तक इस साल जो है वो पहुंच जाएंगी। तो ये देखिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $25 अरब हैं, लेकिन हमारी तरसीलाती ज़र जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हैं वो $30 अरब से ज़्यादा हैं, और हमारा इस वक्त जो तजारती खसारा है वो $25 अरब है। तो मेशत को जो सहारा इस वक्त मिल रहा है वो तो ओवरसीज पाकिस्तान, बदकिस्मती से हमारी माजी में जो 2 साबका हुकूमतें थी उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इक़्तिदार में आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद ओनरशिप दी, और उनके हकूक़ उनको दिए, उनके लिए पैकेज मुख्तलिफ़ किस्म के दिए गए। और आप देखें कि उसमें इसके अलावा भी ये जो तरसीलात ज़र है, इसके अलावा जो डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट है उसके ज़रिए $2 अरब से ज़ायद जो है वो उससे भी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं। तो अब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देना है, वो कमिटमेंट जो है वो PTI की हुकूमत ने पूरी कर दी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन ने पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को सब के सामने है कि रोकने की किस तरह कोशिश की, और फिर उसके बाद देखें कि अदालत में जाने का भी ऐलान किया, लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दबाव में आकर अब वो अदालत की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें जो बात पहले हो रही थी कि किन हलकों के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जो है ज्यादा असरअंदाज होगा, मैं आपको बताऊं कि वो खौफ जो अपोजिशन जमातों को है, वो खौफ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के करप्शन के खिलाफ बयानिए के साथ खड़े हैं, वो अगले इलेक्शन में
इमरान खान को वोट देंगे। मैं दो कौमी असेंबली के हलकों की बात करता हूं कि सियालकोट शहर का जो हलका है वहां से पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उस्मान डार, वो सिर्फ 1400 वोटों से इलेक्शन हारे थे, लेकिन इस हलके के अंदर जो है वो 93,000 जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों और के ये वोट इम्पैक्ट हैं। डालेगा, ये और डिफरेंस इसके क्रिएट अलावा एक करेगा। हलका और है बिल्कुल सही। सरगोदा का, जी जी जी। वहां पर जो है पीटीआई का जो पहले उम्मीदवार थे 2018 में, वो 98 वोटों से इलेक्शन आ रहे थे, वहां पर 38,000 वोट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के। इस तरह कई हलके ऐसे हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है और वो PTI जीत सकती है इम्पैक्ट बड़ी डाल आसानी सकती के है। साथ। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। आप ये बताइए, इस रूल 84 के अमेंडमेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को तफसील से बताएं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना वोट कैसे डाल सकेंगे। जो राइट टू वोट है ना, वो तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास फ्रॉम द डे फर्स्ट है, लेकिन इशू क्या था कि आपने इनको फैसिलिटेट कैसे करना है। कैसे फैसिलिटेट करना है कि जिस तरह आपके घर के 300 फुट के रेडियस पे एक पोलिंग बूथ होना चाहिए। अगर वो पोलिंग बूथ गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती तो आपका राइट टू वोट जो है वो इन्फ्रिंज हो जाता है। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों का राइट टू वोट तो मौजूद था, लेकिन वो इन्फ्रिंज इसलिए हो रहा था कि आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब फैसिलिटेशन के लिए क्या जरूरत है कि आपके पास मैकेनिज्म हो। किस मैकेनिज्म के जरिए ये जो ओवरसीज में जो 30-35 मुल्कों में पाकिस्तानी हैं, ये कैसे अपना वोट कास्ट करेंगे, ये था इशू जो पिछले 30 से 40 साल से चल रहा है। अब इस इशू के लिए 2014 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और उसमें हमारे पास 62 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जिसमें अमजद नवाज साहब भी थे, सारे थे। उसके अंदर ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि ठीक है, राइट टू वोट तो सुप्रीम कोर्ट ने 92 का एक मुकदमा था यास्मीन केस, उसमें दे दिया था। अब आपने इनको टेक्निकल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, ये मैकेनिज्म किसके जरिए ये वोट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम पर ये कहा कि हम कोई वोटिंग मैकेनिज्म अभी तक नहीं बना सके। उस जमाने में एक पार्लियामेंट की एक कमेटी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी, उसके अंदर एक सब कमेटी थी, वो ओवरसीज वोट के लिए थी और डॉक्टर आरिफ अलवी जो थे वो उसके चेयर थे। 62 मीटिंग्स इनकी हुई थी, लेकिन ये भी कमेटी जो है वो राइट टू वोट का जो मैकेनिज्म है वो नहीं बना सकी थी, क्योंकि बाकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती थी और इलेक्शन कमीशन भी उसमें सपोर्ट नहीं उस वक्त कर रहे थे। अब हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अब कैसे ये फिर वोट डालेंगे 2018 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि आप नादरा से पूछ लें। उन्होंने फिर उस वक्त नादरा के चेयरमैन थे उस्मान मुबीन। अब ये अप्रैल 2018 की बात है, 3 महीने इलेक्शन से पहले। उस्मान मुबीन ने कहा कि हम आई वोट के नाम पे जो एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकते हैं, वो हम मैकेनिज्म बना सकते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में 4 से 5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वहां पे आप मतलब ये एम्बेसीज में जाके वोट नहीं कर सकते जो ज्यादातर मुल्क करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग आप नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जो सबसे फिजिबल है जो राइट टू वोट का मैकेनिज्म है वो आई वोट के नाम से है, जिसमें आप इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ हाउ दैट्स गोना वर्क। अब हुआ ये टास्क नादरा और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 7 हफ्ते उनको दिए कि इसमें आपने ये बनाना है। जब उन्होंने वो मैकेनिज्म बना लिया तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक टेस्टिंग हुई। ठीक है, ये हिस्टोरिकल मुकदमा था कि वहां पे टेस्टिंग हुई। तो जनरल इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें कोई इंटरनेशनल फर्म है बटलर के नाम से, उनको थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए बुलाना चाहिए, ताकि वो ये देखें कि ये मैकेनिज्म फूल प्रूफ भी है कि नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो इंस्टेट करनी होती है। फिर एक कंपनी ने इस पे काम किया और उन्होंने जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट दी, उन्होंने ये दी कि इसके अंदर अभी मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन सिक्योरिटी फूल प्रूफ को भी हमने अभी मेंटेन हाई स्टैंडर्ड पे करना है। तो जनरल इलेक्शन में 2018 में इसको मत प्रैक्टिस किया जाए। जो बाय इलेक्शन है 2018 अक्टूबर में हुआ, उसमें आप इसके पायलट प्रोजेक्ट्स करा लें। जब 2018 अक्टूबर में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हुए तो उस जमाने में कानून था वो ये था कि जब एक दफा ये हो जाए प्रैक्टिस जो इसकी पायलट प्रोजेक्ट्स है, वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो इसकी फिजिबिलिटी की है वो पार्लियामेंट में भेजेगी। ठीक है। तो जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट भेजी इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने कहा कि ये फुल प्रूफ है ही नहीं है मैकेनिज्म। 18 करोड़ का मैकेनिज्म था, उन्होंने कह दिया ये फुल प्रूफ नहीं है। उसके बाद फिर एक नई चीज शुरू हो गई इलेक्शन कमीशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो करंटली, भाई अब क्या करना है।
अब कैसे मैकेनिज्म बनेगा? तो अब जब ये कानून पास हुआ है, अब इस कानून के अंदर ये लिखा गया है कि इलेक्शन कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है उस कानून में कि आप नादरा के साथ मिलकर, ना कोई और एजेंसी है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और भी जो मैकेनिज्म की कंपनीज होती हैं, आप उनके साथ मिलकर कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लें। ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नादरा में ये डिपेंड करेगा कि ये तीनों मिलकर काम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को हायर करता है और गवर्नमेंट किस हद तक उनको प्रेशराइज करती है इलेक्शन कमीशन को भाई ये काम करना है। ठीक है। अमजद नवाज साहब, ये बताइए कि ओवरसीज में मुकीम तमाम पाकिस्तानी आसानी से वोट दे सकेंगे या नहीं? इस सिलसिले में आपके पास कोई तजावीज़ हैं? जी, अभी सिचुएशन ये है अपना शजिया के जो ओवरसीज में पाकिस्तानी हैं साथ सबके पास, क्योंकि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि पिछली गवर्नमेंट्स में ओवरसीज के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई तवज्जो इनकी तरफ कतअन नहीं दी गई। अब क्योंकि हमारी जो पीटीआई की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया है और फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी उसमें काफी सारा काम होने की जरूरत है। अभी जो लोग हमारे वेस्ट में और बाकी जगह पे यूरोप में, अमेरिका में मौजूद हैं, सबके पास नाइका कार्ड या पीओसी कार्ड नहीं मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, वो पाकिस्तान के साथ इतना फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान जाते नहीं है। कुछ लोग वीजा लगवा लेते हैं। अब ये हमें एक कैंपेन करने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं उनके लिए भी एक इशू ये है कि शायद कुछ लोगों के पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं है, फिर उनके पासपोर्ट जो हैं और शनाख्ती कार्ड जो हैं वो उनके कफील रख लेते हैं। तो ये एक ऐसा एक निजाम बनने की जरूरत है। अभी हमें इस गवर्नमेंट को मजीद इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एज फार एज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका में या यूरोप में, तो उनमें से तो यह है कि उनको सिर्फ एक एजुकेट करने की जरूरत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये सजेस्ट करूंगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिहाफ पे कि एक ऐसी अथॉरिटी या एक ऐसा अदारा वोटिंग राइट्स के लिए बनना चाहिए जिसमें ओवरसीज मिनिस्ट्री के लोग भी हों, नादरा के लोग भी हों, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग भी हों, ये सारे मिल के, ताकि जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं उनसे मदद हासिल की जाए और ये सारा एक डाटा इकट्ठा किया जाए कि कितने लोग हैं जिनके पास हमारे जो है उनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं और कितने लोग हैं कि जिनके पास नहीं है। अभी जो हमारे पास करंट डेटा मौजूद है ना जी, उसके मुताबिक जो है तकरीबन 30 लाख लोग हैं जिनके पास नाइकाप मौजूद हैं। अब लेकिन एक्चुअली तादाद जो है इसमें से बहुत ज्यादा लोग हैं जिन होने चाहिए, ये तादाद जो है इससे ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज तकरीबन 90 लाख के करीब लोग रह रहे हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि एक बॉडी या एक अथॉरिटी या एक कमेटी बनाई जाए और तो वो ऐसा काम करे। नादरा जो है इसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ऐप लॉन्च की है, ऑलरेडी एक काम शुरू कर दिया है कि ताकि लो फीस या रादर नो फीस फॉर नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना जो पीओसी और नाइकाप के लिए ये इंट्रोड्यूस की जाए, रैपिड काम हो। फिर डेटाबेस जो है वो बनाया जाए कि लोगों के ईमेल्स, लोगों के व्हाट्सएप नंबर और जो सोशल अपना कांटेक्ट नंबर्स हैं, सोशल मीडिया कांटेक्ट नंबर, वो लेके और इनको मतवार कर जो है एक एजुकेट किया जाए। ये प्रोजेक्ट कुछ 6 महीने का टाइम दिया जाए। जब ये सारा कुछ हो जाए, उन कांटेक्ट सारे ले लिए जाएं, उसके बाद फिर एक ट्रायल किया जाए ताकि 1 साल के अंदर ये सारी चीजें मेक श्योर हो जाए कि अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो भी दूर हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए वॉइस ऑफ ओवरसीज। वेलकम बैक। अच्छा फारूक अरशद साहब, आप ये बताइए कि अभी ये बात हो रही थी कि नादरा और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट मिल के बनाए मैकेनिज़्म तय करे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मामले में कि कितनी कोई वर्किंग क्या हो रही है, हुकूमत इस बारे में क्या इनिशिएटिव्स ले रही है?
देखो, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियस है कि इस इलेक्शन में ओवरसीज़ को हम इलेक्शन प्रैक्टिकली उनसे वोट दिलवाने में कामयाब हो जाए। उसके लिए कमेटी बनी हुई है जो इस पे काम कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ कि वो उनके कुछ इतराज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। उसमें सबसे अच्छा ये एक वोटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये इसके लिए बड़ा एक सूटेबल चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट बड़ी वर्क कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोटिंग राइट दिए जाएं। इसके अलावा और भी इश्यूज़ ये हैं कि हम अभी अवेयरनेस कैंपेन हम सारे पीटीआई के कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब कि सारे लोग जो हैं वो अपना वोट बनाएं, और जिनके नाइकाब नहीं हैं वो नाइकाब बनाएं। मैं अभी अमेरिका में था, अमेरिका की डिफरेंट 15-16 स्टेट्स में था, कनाडा में था, तो ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में, बहुत सारी जगहों पे मैंने पब्लिक गैदरिंग से एड्रेस किया। तो वहाँ हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं कि मैक्सिमम लोग नाइकाब बनाएं, और नाइकाब बनाने के अलावा वोट अपना बनाएं और वोट आके वोट डालें। तो ये पहली दफ़ा होगा। ये 90 लाख वोट डालना एक कॉम्प्लेक्स बात है, बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का बड़ा एम्फेसिस है और पूरी जोर से इस पे काम हो रहा है। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बिकॉज़ मैकेनिज्म तो तय हो जाएगा, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करना हमारी गवर्नमेंट का काम है। और सारी हमारी लीडरशिप जो है मोस्टली सारे, अभी गवर्नर साहब भी नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा में, तो सारी जो लीडरशिप है वो पार्टी की बाहर जाके ओवरसीज़ को मोबिलाइज कर रही है कि इस दफ़ा इलेक्शन में वोट डालना। जो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट एक नई स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजीज इलेक्शन कमीशन को देगी। इन द एंड फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इलेक्शन कमीशन इज़ द फाइनल अथॉरिटी जिसने इसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइनलाइज करना है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, और हम हर किस्म की फैसिलिटेशन देने को इलेक्शन कमीशन को तैयार हैं ताकि इस दफ़ा ये इलेक्शन का जो वोटिंग राइट है उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, खालिद कयूम साहब, आप ये बताइए कि पोजीशन के एतराज़ात से तो आप वाकिफ़ होंगे, क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको खौफ है उनके अंदर कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं अब वो इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि उनका सबसे बड़ा मामला ये है कि वो इमरान खान का जो करप्शन के खिलाफ बयानिया है उसके साथ खड़े हैं। वो साथ इसलिए खड़े हैं कि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर जो है ये करप्शन का फिनोमेना वहाँ पर नहीं है। तो इसी वजह से वो इमरान खान को अब भी सपोर्ट जो है वो करते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो विल इमरान खान में हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में नज़र आ रही आई वोटिंग के लिए 2023 के इंतखाबात में इसको मुमकिन बनाने के लिए, वो विल हमें अपोजिशन जमातों में तो ज़ाहिर है किसी सूरत नज़र नहीं आएगी। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना काम करना था, उसमें जो स्पीड है वो तो अभी तक स्लो है। और अब तक तो वहाँ पर कोई बज़ाहिर पेशरफ्त बड़ी जो है वो इलेक्शन कमीशन में नजर नहीं आ रही, जबकि 2023 के इंतखाबात में जो है वो 1.5 साल से भी कम का अरसा जो है वो रह चुका है। तो फिर इसको कैसे वो मुमकिन बनाएंगे सूरत हाल में? अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ फर्में हैं उनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं अब वो मांगी जा रही हैं। तो इस तरह जो पेस है इलेक्शन कमीशन की, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पेस है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 2023 के इंतखाबात में वोट का हक दिलाने के लिए, उसके मुताबिक नहीं। लेकिन एक अदारा ऐसा है उसमें नादरा, जो वज़ीर आज़म की जो पेस है इस हवाले से उसके मुताबिक चल रहा है। और नादरा की तरफ से कई मॉडल जो हैं आई वोटिंग के, अब वो इलेक्शन कमीशन को भी दिए गए हैं, उस पर हुकूमती शख्सियात को भी ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में हमें कोई बड़ी वाज़ेह पेशरफ्त नज़र नहीं आती। सही, ठीक है। ये आई वोटिंग की बात की है खालिद कयूम साहब ने। बैरिस्टर साहब, आप मुझे बताइए कि इंटरनेट या आई वोटिंग होती क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाए। देखो, ये आई वोट का जो मैकेनिज्म है ना, ये दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा। एक एस्टोनिया है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब आई वोटिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है जिसके लिए आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। यानी कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर एक ऐप बनेगी जिसमें सबसे पहले तो आप बीइंग एज अ वोटर रजिस्टर होंगे। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले आता है उसका पॉइंट। एलिजिबिलिटी में 3 चीजें होंगी। एक तो पहली चीज ये है कि आपके पास नाइकॉब कार्ड होना चाहिए।
दूसरा ये है कि पाकिस्तान का मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड, ठीक है। और तीसरी फिर ये चीज है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। अच्छा, जब ये तीन चीजें होंगी तो आपकी एलिजिबिलिटी होगी कि आप एज अ वोटर रजिस्टर हो सकते हैं। अब वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपका नाम होगा ऑब्वियसली, फिर ईमेल एड्रेस होगा, फिर आपके पास एक उसके बाद एक आप जनरेट करेंगे अपना एक पासवर्ड, ठीक है, जिसना आप कोई ऑनलाइन कोई ऐप में अपने आप को जनरेट करते हैं पासवर्ड। उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, फिर कंट्री ऑफ स्टे होगा। अब कंट्री ऑफ स्टे पता क्यों जरूरत है जानने की? नाइकॉब कार्ड के ऊपर दो एड्रेसेस होते हैं। एक तो एड्रेस वो होता है जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो हमेशा पाकिस्तान का होता है, और एक एड्रेस होता है टेम्पररी जो आपका अमेरिका या इंग्लैंड या किसी मुल्क में आप रहते हैं वो होता है। अब जो पाकिस्तान का एड्रेस होगा ना, वो ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी इन पाकिस्तान जब आप वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। जब आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस जो आपने दिया होगा उस पे एक कंफर्मेशन का लिंक आएगा। जब कंफर्मेशन का लिंक आपके पास आ जाएगा, उसके बाद फिर उसकी सिक्योरिटी को प्रूव करने के लिए वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे। वेरिफिकेशन के जो क्वेश्चन अगर आपको पास आउट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा कि भाई आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं। जब इलेक्शंस होंगे उससे 1-2 दिन पहले ये ऐप ओपन होगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना वो जो पासवर्ड है वो आप उस ऐप में क्लिक करेंगे तो जिस हलके का आपका एड्रेस होगा उसी हलके का जो बैलेट पेपर है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली इशू हो जाएगा। यानी इसमें अगर सपोज 18 साल से जायद उम्र के तमाम पाकिस्तानी उसमें वोट डाल सकेंगे, ख्वाह वो डुअल नेशनलिटी भी रखते हों? यस, देखो उनके पास सिर्फ ड्यूल भी रखते हो, लेकिन उनके पास 2 रिक्वायरमेंटें जरूर होनी चाहिए। एक तो नाइकॉब कार्ड, अच्छा, वैलिड, और दूसरा मशीन रीडेबल पासपोर्ट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज थोड़ी सी ये भी होती है, जो मेन इशू मैं क्योंकि तारिक से मिलता रहता हूँ, ये नादरा का जो चेयरमैन जी, इसमें मसला ये है कि अब देखें ना, मैंने आपको ये बताया कि जो कानून पास हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो नादरा से ये मैकेनिज्म बनवाए या किसी और एजेंसी से बनवा ले। ठीक है अमजद नवाज साहब, ये बताइए कि दुनिया में क्या कोई और मुल्क भी होंगे ऑब्वियसली जो डुअल नेशनलिटी वालों को वोट का हक देते होंगे? पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं होगा, फिर इतनी मुखालफत क्यों आ रही है अपोजिशन की तरफ से? देखिए जी, दुनिया में अभी इससे पहले 43 मुल्क थे जिनमें ये था, और पाकिस्तान हैज बिकम 44th नेशन। तो डिटेल तो मैं बताता हूँ। मुखालफत सिर्फ इसलिए, जिस तरह खालिद यूनुस साहब अभी कह भी रहे थे, कि एक डर और एक खौफ है कि ओवरसीज में रहने वाले जो लोग हैं वो इमरान खान को वोट देंगे, और उसके एक स्टैंडर्ड ये है, एक सिर्फ और सिर्फ पार्टी या पीटीआई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड ये है कि एक दयानतदार शख्स को वोट देना चाहते हैं ताकि मुल्क की को बेहतरी हो। तो मुखालफत की तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक ये वजह है। और ओवरसीज का वोट जो है वो आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह अज़ीज एक बहुत बड़ी तब्दीली और एक वाले फर्क लेके आएगा, जो जिससे ये सारे लोग ख्वाहिश हैं। और अभी जो बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन की, हम इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने की थी सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिहाफ पे, कि काइंडली इस काम को, प्रोसेस को आप तेज कीजिए, इसको फास्ट कीजिए और इसको जल्द अज जल्द काबिल अमल बनाइए। और मैं ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिहाफ पे आज उन्हें एक और ऑफर भी करता हूं कि आप लोगों को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, कोई आपको ऐसा कोई मसला है, तो हमें बताइए। हम लोग इंशाअल्लाह पूरे दुनिया से पैसे इकट्ठे करके सारी जरूरत वो भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपने किया। तो दुनिया में जो है 43 मुल्क और है, 44 मुल्क हैं कि जो लोग जो अपने लोगों को वोट का हक देते हैं, और उनमें यूएसए और कनाडा, यूएसए और फ्रांस जो है वो तो ऐसे मुल्क हैं कि जो बिल्कुल उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई और कोई चीज नहीं है। दूसरे कुछ मुल्क हैं जिनमें हल्की फुल्की कुछ पाबंदियां, जैसा जर्मनी में कहते हैं कि जी अगर आदमी 18 साल का हो जाता है तो आने वाले 30 दिनों में, अपना 30 सालों में बल्कि, उसको जो है वो कंटिन्यूसली अगर वो 3 महीने उस मुल्क में आके अपना जर्मनी में वापस रहा है तो उसको जो है ये वोट देने का हक है। इसी तरह अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक जो है बहुत सारा
जो बहुत सारे मुल्क जो है उन्होंने ये सारा तैयार किया हुआ है। बेल्जियम है, तुर्की ने हमारे 2012 में अपने जो है लोगों को ये इजाजत दी और उधर वोट पड़ रहा है। ब्राजील एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए कंपल्सरी है। इसके अलावा चिली, कंबोडिया, ये छोटे मुल्क हैं, हमारे मुल्कों की तरह ही हैं। ये अपना बड़े मुल्क भी, डेवलप्ड कंट्री भी है, ये है, और छोटे मुल्कों में भी है। तो हमें ये जो है, और डिफरेंट तरीके से लोग जो है ना वो वोट कास्ट करते हैं। ये लोग खायफ इसलिए हैं कि एक तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू होगी तो उसमें ये जो मुख्तलिफ हल्कों में इन्होंने जाली वोट बना के रखे हुए हैं, और इन्हीं के लोग ही वो जो अपना बेईमानी से लोग जो आने वाले जो हैं वो मुल्क का किस तरह बेहतरी कर सकते हैं। अच्छा फारूक अशरफ साहब, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हल्के में वोट का हक देने के बजाय उनकी अलग सीटें रख देनी चाहिए, तो इस हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो समझती है कि अभी जो स्टैट्स अभी दे रहे थे, मेरे खालिद भाई दे रहे थे कि 91 सीट्स हैं जिनमें ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो यानी थोड़े बहुत सारे उसमें ऐसे हल्के हैं जिनमें थोड़े थोड़े वोटों के फ़र्क से MNAs बनते हैं। तो अगर ये 91 सीटों पे अफेक्ट करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी बेनिफिशरी PTI होगी। तो वो तो ऐसा फार्मूला देते हैं जिससे वो PTI को बेनिफिट ना हो या वो सही तरीके से रोल प्ले ना कर सके। लेकिन वैसे ओवरसीज़ की सीटों के बारे में बुरा आइडिया नहीं है। साहब, ये जो 52 जो हैं वो हल्के ऐसे हैं इनमें कि जहाँ से PTI जो है अब वो 2018 के इंतखाबात में जो है वो जीती हुई है, और 30 के करीब हल्का जात हैं जहाँ से नून लीग जीती है। और इस तरह PTI की तरफ जो ट्रेंड है वो पहले ही वाज़ेह नज़र आता है नलकों में। हाँ, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें, अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि उनको वोट का राइट मिले, वो भी प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन करे। अभी ओवरसीज़ फोरम के शायद रज़ा रांझा साहब और रशियाद सीमा साहब ने आके इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी किया है कि हमें वोटिंग राइट को फास्ट ट्रैक पे किया जाए। अभी अमजद साहब ने ओवरसीज़ के बिहाफ पे ये भी कहा कि फ़ाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। खैर, फाइनेंशियल मसला तो इतना बड़ा नहीं होगा, इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और गवर्नमेंट पूरा इसका ज़ोर है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। इमरान खान की गवर्नमेंट ने राइट दिया है उनको, और इसकी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम हालत तक जाएंगे, और इस दफ़ा ओवरसीज़ का वोट जो है डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन भी कोऑपरेट करेगा, और इस साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क की तरक्की में पैसों के ज़रिए भी हेल्प करते हैं, $30 बिलियन देते हैं, अब एक अच्छा ईमानदार पार्टी को और ईमानदार लोगों को वोट देके इस मुल्क की अच्छी क़यादत लाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे, बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा खालिद कयूम साहब, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट का आम इंतखाबात में कितना कोई टर्न आउट हो सकता है? यानी जैसे यूजली यहाँ पाकिस्तानी का जो टर्न आउट आम इंतखाबात में एक्सपेक्टेड है। देखिए, असल इशू यही है जो पहले यहाँ बात हो रही थी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके जो वोट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। तो बेशुमार तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पर जो है वो आना जाना ही बहुत कम है, उनके यहाँ पर एड्रेसेस मौजूद नहीं। यहाँ का जो पाकिस्तान के अंदर उनका एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर जो है आप वोटर लिस्ट जो है हल्कों की बुनियाद पर बनेगी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि असल जो मसला है, कहते हैं ना कि दुनिया के ज़्यादातर जो ममालिक हैं वहाँ पर जो आई वोटिंग का जो सिस्टम है, निज़ाम है जो चल रहा है, वो दरअसल वहाँ पर जो है वो PR सिस्टम है, इलेक्शन का जो एक निज़ाम है, मुतनासिब नुमाइंदगी का जिसको हम कहते हैं। वहाँ पर जो है वोटर्स जो हैं वो पार्टियों को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर FTPT का जो सिस्टम निज़ाम, इलेक्शन का निज़ाम चल रहा है, यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद पर जो है वो वोट डाले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले जो वोटों का इंदराज है वो एक बहुत बड़ा इशू है, फिर वहाँ पर उनकी फरिश्तें बनेंगी, और इस तरह जो है मुझे लगता है कि पहली बार जब इंतखाबात होंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का टर्न आउट जो है वो कम होगा। लेकिन जब बार बार इंतखाबात होंगे तो यकीनन लोगों के अंदर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर एक दिलचस्पी जो है वो बढ़ेगी। वो अपने वोटों का इंदराज करवाएंगे, यहाँ पर अपने जो एड्रेसेस हैं उनका भी इंदराज करवाएंगे। तो इससे जो है टर्न आउट जो है आगे चलकर बढ़ जाएगा, दूसरा उनका ताल्लुक भी इस मुल्क से। वैसे हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप जो है अवेयरनेस कैंपेन करेगी इस साल। अच्छा। और जो ओवरसीज़ है वो बड़े जज्बाती हैं, उनका पाकिस्तान के साथ लगाव भी बड़ा जज्बाती है। तो इसमें टेक्निकल हिचेस तो जैसे कि खालिद भाई ने कहा कि बहुत सारी हैं,
लेकिन उनका जो पाकिस्तान के लिए प्यार है, जो पाकिस्तान की सियासत में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उसके थ्रू ये रेशो अच्छी रेशो होगी इनकी परसेंटेज। ठीक है, एक एतराज़ ये भी तो सामने आता है कि अगर दोहरी शोरियत वाले वोट डालेंगे तो इसका मतलब है कि वो दो मुख्तलिफ मुल्कों में वोट डाल रहे होंगे, दो मुख्तलिफ हुकूमतों को दे रहे होंगे, तो ये भी एक एस्पेक्ट आता है। देखिए कि मैं समझता हूँ कि एक तो बहुत बड़ी जो नांसाफ़ी है, ज़्यादती है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो है कि दोहरी नेशनैलिटी की बुनियाद पर जो है वो पिछले हमने 2012 में भी देखा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो है अरकान असम्बली की जो नहलियाँ शुरू हुई और अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। एक तो ये जो इलेक्शन ना लड़ने की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दोहरी नेशनैलिटी की शर्त है, ये भी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो तरमीम जो है वो लाना पड़ेगी और इसके लिए जो है फिर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक पेज पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर तो अब सूरत हाल ये है कि जो पार्टियाँ अब वोट का हक ओवरसीज़ को देने के लिए तैयार नहीं, अब वो ओवरसीज़ को पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिलाने के लिए वो क्या किरदार अदा करेंगे। हमें ओवरसीज़ को इंगेज करना है अपनी गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ। जो नया डायलेमा आने वाला है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान से यहाँ गए हुए उनका तो पाकिस्तान से प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन उनकी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हमने उनको भी एंगेज करना है पाकिस्तान के साथ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स देने हैं। ये ना हो कि कल अगले थोड़ी देर बाद जब ये फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड और थर्ड आएगी तो वो पाकिस्तान को भूल जाए। हमें ये नहीं होने देना, इसके लिए उनको एंगेज करना है, उनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व करना है, उनको इलेक्शन में इन्वॉल्व करना है, ये बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। मैं बैरिस्टर साहब से भी उनकी सजेशंस लेना चाहूँगी कि अगर वो इस सारी डिस्कशन में कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। हाँ नहीं, ये अमजद ने जो बात की है ना कि किन किन मुल्कों में मैकेनिज्म हैं और वो राइट टू वोट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के दौर में एक वोट कास्ट करने के लिए। क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये होता है कि जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो सबसे बड़ी उंगलियां इलेक्शन कमीशन पे उठती हैं जब धांधली हो जाती है, तो वो इन सारे इशू से भी ना पीछे अपने आप को हटाते हैं और वो काम करना चाहते हैं जिसमें वो फील करते हैं कि दे विल फील सिक्योर। तो उनके ये खदशात हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज को फील करता हूं कि मैकेनिज्म बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये रियलिटी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। बिल्कुल से अमजद नवाज साहब, आपसे भी मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। सारी डिस्कशन हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आप वो पीपी के हवाले से बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मखसूस सीटें हों। देखिए, ये हमारा मसला सीटें लेना नहीं है। मखसूस सीटों का मतलब तो ये है कि यही पार्टियां फिर ये सीटें बेच देंगी, करोड़ों में अरबों में सीटें ये बिकेंगी और वो जो रोल हम अदा करना चाहते हैं, जो प्रासद का हिस्सा बनना चाहते हैं और चेंज लाना चाहते हैं, वो नहीं है। तो ये एक तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देना जो है उनका इंतहाई जरूरी है ताकि वो तब्दीली ला सकें। दूसरी बात ये है कि जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि गवर्नमेंट जो है, और अपना दाऊद साहब ने भी कहा, और फिर जिस तरह तारिक मलिक साहब और नाजरा जो है वो काम कर रही है और उन्होंने एक ऐप भी जो है इस सिलसिले में जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। तो ये जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट एक कमेटी ऑलरेडी जो बनी हुई है या मजीद उसको बनाए, एक अथॉरिटी हो, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में जहां जहां मौजूद हैं उनको शामिल करें। और हुकूमत, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है और उनके अपने यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है कारकुन, एक्टिव कारकुन मौजूद हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है और वो वॉलंटियर काम करेंगे। जब एक सिस्टम, ये इतने वोट जो हैं, ये 90 लाख वोट जो हैं, ये फर्ज करें आप 1 लाख लोग इन्वॉल्व कर देते हैं ओवरसीज में से, टू एजुकेट पीपल, टू फैसिलिटेट देम, और उन्हें बताने के लिए कि भाई इस निजाम को या इस तरह कैसे रजिस्टर होना है, या नाइकाब जिनके पास नहीं है वो नाइकाब जो है वो बनवाएं, और बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये चंद लोग पाकिस्तान में बैठे हुए पॉलिसी तो बनाएं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ओवरसीज के लोगों को शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पीटीआई के लोग हों, लेकिन पीटीआई के लोग रजिस्टर है, वाहद एक ऐसी जमात है जिसके लोग एक्टिवली पैसे दे के हजारों की 60-70 हजार जो है वो पेड मेंबर है, जब वे दूसरी जमातों का ऐसा नहीं। लेकिन अगर उनमें भी कोई लोग अपना रोल अदा करना चाहते हैं, दूसरी बहुत सारी तंजीमें हैं जो इसके लिए काम कर रही थी, तो उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए।
ताकि ये काम जल्द अज जल्द जो है ये मुकम्मल हो। बिल्कुल सही, वही बात है कि वो पैसे तो भेजते हैं, ज़र मुबादला तो भेजते हैं, क्या इस मुल्क से उनका रिश्ता सिर्फ एक पैसे का रिश्ता है? बल्कि मुझे लगता है कि वोट का हक देकर आप लोगों ने ये एहसास उनमें डाला है कि वो कनेक्टेड हैं और वो इसको ओन करेंगे। और बस ये कहना चाहेंगे कि जो भी वोट के अमल है उसको इतना पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, उसको आसान बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आसानी से वोट डाल सकें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं अपने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।